डेरिवेशन लेके आया हूँ वो है आपके पहले चैप्टर से। उस डेरिवेशन का नाम है किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ये तीव्रता का व्यंजक हम लोग बहुत ही आसान स्टेप में समझने वाले हैं। चलो अब हम इस डेरिवेशन को बहुत ही आसान तरीके से समझने चले। तो देखते हैं कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं। तो आपने पीछे वाले डेरिवेशन में देखा है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि दो समान परिमाण वाले आवेशों को जब एक अल्प दूरी पर रखा जाता है, समान परिमाण वाले और विपरीत चार्ज वाले, अर्थात जिनका नेचर जो प्रकृति है वो विपरीत है, तो ऐसे आवेशों को जब बहुत ही अल्प दूरी पर रखा जाता है तो वो एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। तो इस बिंदु पर हमने एक आवेश ले लिया वो -q और एक इस बिंदु पर ले लिया +q। परिमाण में समान लेकिन प्रकृति में विपरीत हो और इनके बीच की दूरी हमने ले ली 2l। और निरक्षीय स्थिति क्या होती है पहले जान ले। निरक्षीय स्थिति का मतलब ये होता है जब द्विध्रुव के लंबवत रेखा या मध्य बिंदु से लंबवत जाने वाली रेखा पर कोई बिंदु स्थित होता है तो उसे कहा जाता है निरक्षीय स्थिति। अर्थात ये अगर इसका मध्य बिंदु है, इसको हमने मान लिया O है ये मध्य बिंदु, तो इस बिंदु पर जो लंबवत जाने वाली रेखा होगी यानी कि इस पे लंब रेखा जो होगी उस पर जो बिंदु स्थित होगा उसे कहा जाएगा कि वो बिंदु कहाँ स्थित है, द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित है या निरक्षीय स्थिति में स्थित है। तो ये बिंदु हमने मान लिया कि इसके मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। इस बिंदु का नाम है P। एक बिंदु P है जो द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर उसकी निरक्षीय स्थिति में स्थित है। जैसा हमने बताया कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु को लंबवत काटने वाली जो रेखा होती है वो द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा होती है। तो ये हो गया आपका बिंदु जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें याद करनी है। तो ये हम अब साफ कर दे रहे हैं। ये जो बिंदु होगा दोनों आवेशों से समान दूरी पर होगा, इसको मिला लेते हैं। इस आवेश पर जो बिंदु है उसको हम मान लेते हैं कि वो है B और इस बिंदु को हम मान लेते हैं A। तो पहले हम क्या करेंगे, +q आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। तो ये हम जानते हैं जो भी बिंदु आवेश होता है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उसका नेचर धनात्मक होता है। तो जब धन आवेश वाले के कारण या धन आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो उसमें क्या होगा, धन आवेश में प्रतिकर्षण होता है, अर्थात इसकी जो तीव्रता होगी वो उसकी दिशा इस दिशा में होगी, यहाँ पे जाएगी, प्रतिकर्षण होगा उसी दिशा में आगे बढ़ जाएगी, अर्थात E +q हमने मान लिया। ये +q आवेश के कारण इसकी तीव्रता हो गई। फिर -q आवेश के कारण तीव्रता, तो ये हमने बताया इसका नेचर धनात्मक होता है यानी कि पॉजिटिव होता है, तो इसका नेगेटिव है तो इनमें क्या होगा, आकर्षण होगा, अर्थात इसकी दिशा कैसी होगी, इस तरफ होगी। किस दिशा में, B से P से A की ओर होगी, ये होगा। इसका हम नाम क्या देंगे, E किस आवेश के कारण है, -k, तो यहाँ पर या E1 E2 आप लिख सकते हैं। अब हमने जो आवेश जैसे प्रकृति इनकी है उस हिसाब से हम उनकी तीव्रता लिख दे रहे हैं जिसमें समझ में भी आ जाएगा, E - q। तो अब हम पहले E +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखते हैं +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
तो प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता हमने क्या मान के ली है, E प्लस क्यू। तो E प्लस क्यू बराबर हो जाएगा आपका, क्या होगा, E प्लस क्यू बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, अर्थात प्लस Q से P की दूरी, अर्थात B से P की दूरी, अर्थात हम यहाँ पे लिख सकते हैं BP का स्क्वायर। दिशा क्या होगी, B से P की ओर इसकी दिशा होगी। देखो ऐसे तो दिशा जा रही है इसकी, तो A दिशा कौन सी होगी, B से P दिशा में, यहाँ पे लिखो BP दिशा में, ये हो गया। उसके बाद माइनस क्यू आवेश के कारण या माइनस क्यू कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो माइनस क्यू आवेश के कारण मैंने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मानी है बच्चों, E माइनस क्यू। तो यहाँ पे हो जाएगा E माइनस क्यू बराबर, जैसे यहाँ पर हमने लिया E प्लस क्यू, वैसे ही यहाँ पर हम ले रहे हैं E माइनस क्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई दूरी क्या होगी, अपॉन R स्क्वायर होता है, तो दूरी क्या होगी, PA दूरी होगी, PA का स्क्वायर होगा। दिशा क्या होगी, आपको दिख रही है, इसकी दिशा किधर होगी, P से A की ओर होगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, PA दिशा में, PA दिशा में। ये दोनों चीजें निकल आई, प्लस क्यू कूलाम आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और माइनस क्यू कूलाम के आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमें मालूम है कि ये जो BP दिशा है, ये जो BP दूरी है और जो PA दूरी है, दोनों बराबर हैं, क्योंकि हम क्या लिखेंगे, BP बराबर PA, ये दिया हुआ है BP बराबर PA। जब ये दूरियां बराबर हैं, तो जब ये दोनों मान बराबर हो जाएंगे तो ये दोनों तीव्रताएं भी बराबर हो जाएंगी, क्योंकि बाकी सब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, Q इसमें भी है, Q इसमें भी है। तो BP और PA जब बराबर हो जाएगा तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे E प्लस Q बराबर हो जाएगा E माइनस Q। ये चीज याद रखेंगे, आगे भी काम आएगा। अब हम आगे चलते हैं कि यहाँ पर PAB ये जो एंगल है, ये हम कुछ मान ले रहे हैं, उसकी जगह पे हम मान ले रहे हैं थीटा। तो ये जब दोनों बराबर हैं, तो आपने ज्यामिति में पढ़ा है कि दो बराबर भुजाओं के द्वारा जो कोण बनते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण कितना होगा, उतना ही ये वाला होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, माना कोण PAB बराबर थीटा, इसलिए या बराबर में इसी तरह बराबर में लिख लो क्या, PBA, कोण PBA। अभी हमने बताया कि दो बराबर भुजाओं के द्वारा जो कोण होते हैं वे बराबर होते हैं। जब हमने माना है कि PAB आपका थीटा है, तो PBA भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये थीटा हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए घटक लेते हैं। तो एक हम बीच में यहाँ पर समांतर रेखा, इसी द्विध्रुव के समांतर रेखा खींचते हैं। तो इसके समांतर जब हम खींचेंगे तो ये वाला जो कोण होगा वो भी थीटा होगा, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि दो समांतर रेखाओं को जब एक रेखा काटती है तो उसके कटान बिंदुओं पर अंतर क्षेत्र में विपरीत दिशाओं में जो कोण होते हैं वे एकांतर होते हैं और उनको समान कहा जाता है और समान भी होते हैं। तो ये थीटा है, ये देखो ऐसे बढ़वा दें तो इसी के समांतर आ रही है, द्विध्रुव के समांतर आ रही है।
ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कोण अगर थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा। दूसरी बात आप जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके कटान बिंदुओं पर एक अंतः क्षेत्र में और दूसरा बाह्य क्षेत्र में जो कोण होता है वो संगत होता है, वह समान होता है। तो इसका ये वाला संगत हो जाएगा, तो ये भी कोण थीटा हो जाएगा। अब इन दोनों तीव्रताओं के हम क्या करेंगे, घटक निकालेंगे। तो पहले E प्लस Q के कारण यहाँ पर क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक होगा, तो ये हो जाएगा आपका क्षैतिज घटक अर्थात E प्लस Q cos थीटा, क्षैतिज घटक हो गया। ऊर्ध्वाधर घटक, ये ऊर्ध्वाधर इसी लाइन पे होगा, सीधा ऊर्ध्वाधर होगा, ऐसे इसको क्या कहेंगे E प्लस ऊर्ध्वाधर घटक E प्लस Q sin थीटा होगा। E प्लस Q का मतलब प्लस Q आवेश के कारण जो तीव्रता है उसका लंबवत घटक जो है उसे हम कहेंगे E प्लस Q sin थीटा। इसी प्रकार से माइनस Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हुई थी उसका लंब घटक और क्षैतिज घटक। तो लंबवत घटक कौन सा होगा, इसी के लंबवत आएगा, इसका हो जाएगा E माइनस Q साइन थीटा और क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा E माइनस Q। E माइनस Q का मतलब माइनस Q आवेश के कारण जो तीव्रता है उसका क्षैतिज घटक E माइनस Q cos थीटा। इस तरीके से देख लेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो लंबवत घटक है अर्थात E माइनस Q प्लस Q आवेश और उसका घटक साइन थीटा अर्थात E Q sin थीटा और E माइनस Q sin थीटा दोनों परस्पर लंबवत हैं और विपरीत हैं। दोनों की दिशाएं कैसी हैं, विपरीत है, अर्थात ये दोनों कट जाएंगे, अर्थात ये दोनों खत्म हो जाएंगे, कट जाएंगे। और ये दोनों क्या है, एक ही दिशा में है, अर्थात ये दोनों जुड़ जाएंगे। अर्थात परिणामी तीव्रता जो होगी वो इन दोनों अर्थात क्षैतिज घटकों के योग के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ऊर्ध्वाधर घटक तो कट ही जाएंगे। तो E नेट हम यहाँ पे देखते हैं, अर्थात E नेट का मतलब E टोटल कुल क्या हो जाएगा E प्लस Q cos थीटा और माइनस Q के कारण जो होगा वो E माइनस Q cos थीटा। ये हो जाएगा परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमें मालूम है कि अभी हमने बताया था कि Bp बराबर Pa दिया हुआ है, क्योंकि ये दोनों भुजाएं जब बराबर हैं तो इनकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं भी बराबर होगी, अर्थात E प्लस Q बराबर E माइनस Q हो गया था। तो हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं 2E प्लस Q cos थीटा। क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो इसकी जगह भी हमने क्या लिख लिया E प्लस Q। तो आप लोगों को मालूम है E प्लस Q अर्थात प्लस Q कूलाम आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने भी लिखी है, ये थी। तो लिख लेंगे E नेट इक्वल्स टू या E टोटल इक्वल्स टू 2 into 1 by 4 pi epsilon naught Q अपॉन क्या रखा गया था, दूरी क्या रखी थी Bp या Pa, क्योंकि दोनों बराबर है कोई एक आप ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे Bp का स्क्वायर इनटू cos थीटा। तो अब हम चित्र में देखेंगे Bp का मान कितना होगा, ये Bp है या Pa है, दोनों बराबर हैं। तो हमें मालूम है कि ये लंब रेखा है अर्थात 90 से कोण बनाती हुई द्विध्रुव पर लंबवत है, ये लंबवत है अर्थात 90 से कोण है। तो हम इस त्रिभुज को देखते हैं, इस त्रिभुज में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे। तो हमें मालूम है कि द्विध्रुव की जो लंबाई टोटल है वो कितनी है 2l है, और ये मालूम है कि AB का O जो है वो मध्य बिंदु है, अर्थात L इस तरफ होगा, L इस तरफ होगा। 2l को दो बराबर भागों में हमने बांट लिया, तो ये हो जाएगा L और L। तो इस त्रिभुज में हम पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकालेंगे, Bp की दूरी। तो ये
जब 90 अंश का कोण है तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण, अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ पे साइड में हम ले रहे हैं, बीपी स्क्वायर हो जाएगा आधार का स्क्वायर अर्थात ओ बी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओ पी का स्क्वायर। यही होता है ना पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो बीपी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका ओबी की लंबाई कितनी है, एल है, एल का स्क्वायर प्लस ओपी की लंबाई आर है तो आर स्क्वायर। तो बीपी बराबर हो जाएगा आपका कितना, रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये मान हम यहाँ पे लिख लेंगे। ई नेट इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन बीपी स्क्वायर है तो बीपी स्क्वायर का ही मान आप लिख सकते हैं यहाँ पे पूरा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कोस थीटा। तो यहाँ पर हम कोस थीटा बराबर भी निकाल लेते हैं। आप लोगों को मालूम है कि कोस थीटा बराबर होता है बेस बाई हाइपोटेनियस अर्थात आधार बटे कर्ण होता है। कितना होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना होगा, जो कोण लिया जाता है उसके सामने की भुजा लंब होती है, तो आधार कौन सा हो जाएगा, ये वाला आधार हो जाएगा, और 90 ऐसे कोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। अर्थात L बटे इसका मान कितना निकला है, रूट कितना निकला है, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, आधार बटे कर्ण अर्थात cos थीटा बराबर आ जाएगा आपका L अपॉन रूट L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम cos थीटा का भी मान लिख ले रहे हैं। क्या लिखेंगे बच्चों, L अपॉन रूट L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आगे बढ़ते हैं। E नेट इक्वल्स टू अर्थात टोटल या परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऊपर का सबका गुणा कर लो 2QL, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL अपॉन क्या आ गया, आर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो टोटल पावर हो जाएगी एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, रूट का मतलब उसकी पावर 1/2। तो हमें एक चीज और मालूम है, यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं। 2QL बराबर क्या होता है बच्चों, 2QL बराबर होता है द्विध्रुव आघूर्ण अर्थात P। तो 2QL की जगह पे हम क्या रखेंगे, क्या रखेंगे, P रख लेंगे अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन हो जाएगा, ये एक घात है 1/2 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 3/2 अर्थात हो जाएगा L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 या 3/2। अब हमें पहले जानकारी थी कि ये दोनों जो आवेश हैं एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर है, अर्थात जो L का मान है वो R की तुलना में बहुत कम है। तो हम यहाँ पर उसी तरह से लिख लेंगे, क्योंकि R बड़ा है बड़ा है बड़ा है किससे, L से, L से R बहुत बड़ा है, अतः L को नगण्य मानने पर L को नगण्य मानने पर तो इसको नगण्य मान लेंगे अर्थात इसको हटा देंगे यहाँ से, ये गणना में नहीं रखेंगे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन L को हटाइए आप तो हो जाएगा R स्क्वायर की पावर 3/2। तो 2 और 2 कट जाएगी पावर, ये कट गया तो कितना आया बच्चों, ये आ गया आपका E नेट बराबर अर्थात वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन कितना बचा R स्क्वायर और ये 2 दोनों कट गए हैं तो R की पावर कितना हो गया 3 अर्थात R क्यूब। तो ये हो गया आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में या अनुप्रस्थ स्थिति में। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति
गुलाम। तो क्या मिला हमको सूत्र? निरक्षीय स्थिति का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3/r³ न्यूटन प्रति कूलम।